गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं ओपी सर लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, इसके पूर्व में मैंने मैथमेटिक्स सेक्शन यूपी टेट और सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी करवाने के दौरान आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। हमें उम्मीद है कि वो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लास में आज लेक्चर नंबर 8 पर विभाज्यता का नियम मीन्स लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें, नहीं तो आप उसका बेनिफिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी है, इस रूल पर आधारित, इस लॉ पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में प्रायः पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विभाज्यता का जो नियम है इसकी कुछ अपनी कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे की जानकारी को जारी रखेंगे। जैसे डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाज्य, डिविडेंड, भाजक, डिवाइजर, भागफल, क्वोशेंट तथा शेषफल, रिमाइंडर। यदि हम एक यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें, किसके अकॉर्डिंग? यूक्लिड के अकॉर्डिंग। भाज्य को हम P से डिनोट कर लें, भाजक को हम B से डिनोट कर लें, भागफल को हम Q से तथा शेषफल को R से, तो PBQR अर्थात भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल के मध्य एक रिलेशन को क्रिएट करें तो हमको लगेगा कि जो विभाज्यता का नियम है किसके अकॉर्डिंग चलता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ यूक्लिड P इक्वल टू, क्या मैं लिखूंगा इसको, कि BQ प्लस R, है ना। कहने का अर्थ ये है कि जो भाज्य होता है, डिविडेंड होता है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं भाजक गुणे भागफल और प्लस किसके? शेषफल के, है ना। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसमें R मीन्स शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, इसकी वैल्यू या तो 0 हो जाए अथवा 0 से बड़ी हो, ठीक है ना। और एक और शर्त होगी, अच्छा 0 से बड़ी तो हो, बट और क्या हो? तो अभी हमने R के विषय में मीन्स एक शेषफल के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि शेषफल या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ा हो, लेकिन वो भाजक से क्या हो? छोटा हो। तो ऐसी शर्त पर जो भाग की एक संक्रिया है वो चलती रहती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है अवधारणा यूक्लिड की, और जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक भाग की क्रिया चलती रहती है।
अथवा शेषफल शून्य ना हो बल्कि शून्य से यदि बड़ा हो, फिर भी यदि वह भाजक से क्या है, बड़ा है शेषफल, तो भाग चलती है, और जैसे ही शेषफल भाजक से छोटा हुआ तो भाग देने की क्रिया वहीं पर रोक दी जाती है। और यदि हम उसको दशमलव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम उसके अकॉर्डिंग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है विभाज्यता के नियम में क्या है, इन्वॉल्व है। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक में कि अच्छा, एक और बात इस पर आधारित कभी कभी होता है कि टू फाइंड द रिमाइंडर, कभी कभी शेषफल, इसी की सहायता से कि शेषफल प्राप्त करने का रूल क्या होता है, अगली हम क्लास में इसी रूल के अकॉर्डिंग सीखेंगे। अब क्वेश्चंस जो होता है इस पर डिपेंड हो जाता है कि टू, हम बात करते हैं पहले 1 से विभाज्य होने की, 1 से विभाज्य। तो समस्त संख्याएं जो हैं 1 से विभाज्य होती हैं। जैसे मैं 1 में 1 से भाग करूंगा तो 1 ही आएगा, 2 में 1 से भाग करूंगा 2 आएगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या में हम यदि 1 से भाग करते हैं तो हमें वही संख्या अथवा राशि प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता की, 2 से विभाज्य की। तो कौन सी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होंगी, तो आप सामान्य सी जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। जिन संख्याओं के अंत में, संख्याओं के अंत में, संख्याओं के अंत में मतलब इकाई का अंक, संख्याओं के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। यदि संख्याओं के अंत में ये सभी अंक विद्यमान हैं तो वो संख्या निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब हम 3 से विभाज्यता की बात करते हैं सामान्य तौर पर। तो डियर फ्रेंड्स, संख्याओं में जो आने वाले समस्त अंक होंगे, अर्थात वो संख्या जिन जिन अंकों से बनी होगी, तो संख्याओं में प्रयुक्त, देखिए, संख्याओं में प्रयुक्त अंकों का योग, अंकों का योग किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। ध्यान दीजिएगा, यदि संख्याओं में प्रयुक्त होने वाले कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसमें प्रयुक्त होने वाले जो अंक हैं उन समस्त अंकों का योग जो हो क्या हो, 3 से विभाज्य हो, तो निश्चित रूप से वो संख्या 3 से क्या होने वाली होगी, विभाजित होने वाली होगी, ठीक ना। अब 4 से बात कर लेते हैं, 4 से विभाज्यता की। तो डियर फ्रेंड्स, 4 से विभाज्य कौन संख्याएं होंगी, जिन संख्याओं के अंतिम दोनों अंक 0 हो। ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं के अंतिम दोनों अंक क्या हो, 0 हो, या अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, जिन संख्याओं के अंतिम दोनों अंक 0 हो अथवा क्या हो कि अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे 500 की मैं बात कर लूं, इसके दोनों अंतिम अंक 0 है, तो क्या ये 4 से विभाज्य होगी, जी हाँ विभाज्य होगी। 4 एकम 4,
और एक शेष जो बचा होगा 10, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। हो गया कि नहीं हो गया? या अभी हम बात कर रहे हैं अंतिम दो अंक क्या हों, उनसे बनी हुई संख्या 4 से, जैसे 420। अब अंतिम दो अंक कौन है? 0 और 2, तो 20। 20 क्या होता है? 4 से विभाज्य है, तो 420 क्या होगा? निश्चित रूप से 4 से क्या होने वाला है? विभाज्य होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात हो गई 4 से विभाज्यता की। हम बात करते हैं अब 5 से विभाज्यता की। तो 5 से विभाज्य कौन संख्याएं होंगी? जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 या कौन हो? 5। ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं के इकाई अंक क्या होते हो? 0 हो अथवा वो 5 हो, तो निश्चित रूप से वो संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो 5 से विभाज्य होना ही होना है। ठीक है ना? अब 6 से बात कर लेते हैं। 6 से कौन विभाज्य संख्याएं होंगी? तो डियर फ्रेंड्स, जो संख्या, ध्यान देना, जो संख्या 2 तथा 3, देखिए, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती हों, वो 6 से विभाज्य होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर में 2 और 3 विद्यमान होते हैं, जो कि क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। तो 2 से कौन संख्याएं विभाज्य होंगी? अभी आपने पहले सीखा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक अर्थात अंत में आने वाले अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों, और 3 से वो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनमें आने वाले समस्त अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से 6 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किसकी? 7 से विभाज्य होने के नियम की। तो डियर फ्रेंड्स, हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं 7 से विभाज्य होने की। किससे? 7 से। कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी? तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए 2 प्रकार के रूल हैं। फर्स्ट कौन सा है कि संख्या के इकाई अंक, संख्या के क्या? इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके, ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाज्य होने वाली कौन संख्या है? संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके तथा शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो? प्राप्त संख्या जो हो 7 से विभाज्य हो। 7 से क्या हो? विभाज्य। ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाज्यता के नियम में कि जो संख्या होगी, संख्या के इकाई अंक में पहले हम 2 से गुणा करेंगे, मात्र इकाई अंक में 2 से पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और उस इकाई अंक को छोड़ने के पश्चात जो शेष अंकों से बनी संख्या होगी, उस संख्या में से क्या करेंगे कि जो गुणा किया था इकाई अंक में, उसको क्या कर देंगे? घटाएंगे, और घटाने पर प्राप्त जो संख्या आएगी वो किससे? 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तब वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 133, ध्यान देना, 133, तो 133 है, इसके इकाई का अंक कौन है? 3 है ना, तो 3 में हम पहले 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा। अब जो शेष अंकों से बनने वाली संख्या कितनी है? 13 है। तो अब इस 13 में से क्या करेंगे? 6 को घटा देंगे। तो जब आप 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में से जब 6 आएगा कितना आएगा? 7। अब जो 7 है ना, वो 7 से 7 में भाग आराम से चली जाएगी, तो निश्चित रूप से 133 7 से वो संख्या विभाज्य मानी जाएगी। ठीक है ना? अब इसके दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। दूसरा रूल कौन?
तो संख्या के इकाई में अब की बार 5 से या तो गुणा हो जाए, ध्यान देना, संख्या के इकाई अंक में क्या हो, 5 से गुणा करके अब क्या होगा कि शेष बचे अंकों से बनी संख्या, शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जो अभी आपने गुणा किया था उसको क्या कर देंगे, संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या या योगफल, प्राप्त संख्या क्या हो, 7 से विभाज्य हो। देखा डियर फ्रेंड्स आपने, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में पहले आपने 5 से गुणा कर दिया और गुणा करने के पश्चात जो शेष अंक बच गए हैं उन शेष बचे अंकों की मदद से जो नई संख्या इधर बची है बाएं ओर, उस संख्या में गुणा करने पर जो संख्या आएगी इकाई में उसको आपने जोड़ दिया होगा। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई यदि वो 7 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 441, ध्यान दीजिए 441। अब इस 441 में इकाई का अंक यदि 1 है तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम कितना आएगा, 5 ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, मतलब 1 गुणे क्या, 1 गुणे 5 तो कितना आ गया, ये हो गया 5, ठीक। अब जो ये दोनों शेष अंक हैं इनसे बनने वाली संख्या 44 है और इस 44 में क्या करेंगे हम, इस 5 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49। जो 49 है वो 7 से विभाज्य है कि नहीं है ना, तो निश्चित रूप से 441 जो है वो 7 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स देखा आपने अभी 7 से विभाजित होने के 2 रूल हैं। एक 2 से इकाई अंक में गुणा करो, बाकी शेष अंकों से बची संख्या में से घटा के यदि वो शेषफल मतलब यदि वो अंतर 7 से विभाजित तो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी, अथवा उस संख्या के इकाई में 5 से गुणा करो और शेष अंकों से बनी हुई जो संख्या है उसमें उस इकाई अंक में गुणा किए गए प्राप्त होने वाली संख्या को जोड़ने के पश्चात यदि वो योगफल 7 से विभाज्य हो तो भी वो संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होनी ही है। अब डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 8 से विभाज्य होने की। डियर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम 8 से विभाज्यता की। कौन कौन संख्याएं 8 से विभाज्य होने वाली होंगी, तो जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक, जिन संख्याओं के अंतिम कितने अंक, अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या हो, 8 से विभाज्य हो, 8 से क्या हो, विभाज्य हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मैं लिख दिया हूं 4000, तो यह एक ऐसी संख्या है जिसके अंतिम तीनों अंक क्या है, शून्य है, तो निश्चित रूप से ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। और अथवा अंतिम 3 अंक जो हो वो किससे विभाजित हो, अंतिम 3 अंकों की मदद से बनने वाली जो संख्या है वो 8 से विभाजित है, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगी, वो संख्या बड़ी से बड़ी 8 से विभाजित, जैसे 8160। ध्यान दीजिए आप, यह संख्या 8160 है और इस संख्या में आने वाले अंतिम 3 अंक 0, 6 और 1 हैं और इन तीनों अंकों की मदद से बनने वाली जो संख्या है ना, क्या वो 8 से विभाज्य है, तो भाग करिए आप 160 में 8 से, 8 दूनी 16, भाग विभाजित होगी कि नहीं हो गई, तो निश्चित रूप से टोटल मतलब संपूर्ण संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित होना ही होना है इसको।
तो डियर फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किससे, 9 से विभाज्य होने की। 9 से क्या होने की, विभाज्य होने की। तो कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं? तो डियर फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिए, जो संख्या होगी ना उसमें आने वाले, उसमें प्रयुक्त होने वाले अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 9 से क्या होनी है, विभाजित ही हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 10 से विभाज्यता की। तो कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? ये तो बहुत ही सिंपल है कि 10 से विभाजित होने वाली वो सभी संख्याएं हैं जिनके इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ शून्य हो। संख्या के इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो। संख्या के इकाई का अंक यदि शून्य है तो संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, निश्चित रूप से वो 10 से क्या होने वाली होगी, विभाजित होने वाली होगी। अब हम बात करते हैं 11 से विभाजित होने लेते हैं हम किससे, 11 से। देखिए 11 से विभाज्य कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इसको। 11 से विभाज्य तो संख्या के इकाई ओर से, संख्या के इकाई ओर से सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से क्या हो, विभाज्य हो। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स। 11 से, संख्या 11 से कौन सी विभाजित होने वाली संख्याएं रहेंगी? तो संख्या के इकाई ओर से पहले मैं शुरू करूंगा। संख्या के इकाई ओर से सम स्थानों पर जितने भी अंक आते हैं उनका योग हम करेंगे और विषम स्थान पर जितने भी अंक आएंगे उनका योग करेंगे और उस योग का हम क्या ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। यदि अंतर शून्य हो गया अथवा 11 से वो संख्या विभाज्य, शून्य नहीं हुआ तो कोई संख्या आएगी और लेकिन वो 11 से विभाज्य है तो वो संख्या संपूर्ण संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1331। ध्यान दीजिए, इकाई ओर से शुरू करिए। इकाई ओर से सम स्थानों पर कौन कौन अंक आए हुए हैं? तो सम का मतलब वही 2 4 6 यही ना, तो दूसरे और चौथे। तो सम स्थान पर कौन अंक आए हैं? 1 आया और 3 आया, ये सम स्थान पर। कौन स्थान पर? ये सम स्थान की बात कर रहा हूं मैं। तो योगफल कितना हो गया? 4 हो गया। अब विषम स्थान पे कौन आ रहा है? विषम स्थान पर यह 1 है और ये कौन है? 3 है। तो विषम स्थान पर कौन है? विषम स्थान पर, विषम स्थान का मतलब पहले 1 हो गया और तीसरे स्थान पर कौन है? 3 है। तो इसका योग कितना हो गया? 4। इन दोनों योग का क्या ज्ञात करना है आपको? अंतर। जब आप अंतर करोगे तो 4 - 4 कितना आएगा? 0, है कि नहीं? तो 0 जो है 0 आ जाए अथवा 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आ जाए तो निश्चित रूप से उस संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि 13 कहते हैं हम 12 से विभाज्य की। तो कौन सी संख्याएं 12 से विभाज्य होंगी? जैसे 6 में 2 और 3 से जो संख्याएं विभाज्य होती थी वो 6 से विभाज्य होती थी। ठीक ऐसे ही 12 से विभाजित कौन संख्याएं होंगी? जो संख्या
जो संख्या 3 तथा किससे 4 से विभाज्य हो, जो संख्या 3 से विभाज्य हो और किससे 4 से, तो निश्चित रूप से वो संख्या पूरे 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे 7920, अब इसमें 3 की भाग जाएगी, इसको आप पहले ही जानते हो कि समस्त अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। 7 और 9, 9 7 16, 16 2 18, तो इस संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। और 4 से क्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो, 4 से विभाज्य हो, या अंतिम 2 अंक 0 हो, तो 0 तो नहीं है लेकिन कम से कम अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है ना, ये इसलिए ये 4 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जब ये संख्या 3 से ये संख्या 4 दोनों से विभाजित होगी, निश्चित रूप से किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। अब डियर फ्रेंड्स बात करने वाले हम लोग 13 से विभाजित की। 13 से विभाज्य होने कौन सी संख्याएं 13 से विभाज्य होंगी, तो डियर फ्रेंड्स संख्या के क्या करेंगे, संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करेंगे। ध्यान देना, संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करके तथा शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या हो, 13 से विभाज्य हो। ध्यान दीजिए कि संख्या के इकाई अंक में पहले हम 4 से गुणा कर लें और उसके पश्चात क्या करेंगे कि गुणा करने के बाद शेष जो अंक बचेंगे उस अंकों से बनी जो संख्या होगी ना, उस संख्या में उस गुणनफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य हो तो निश्चित रूप से वो संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 689 है ना, अब इसके इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो 9 में 4 से पहले क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 36 आ गया। और जो शेष 2 अंक हैं इनसे बनने वाली संख्या 68 हो गई, और इस 68 में क्या करेंगे, हम इस गुणनफल को ऐड कर देंगे, मीन्स 36 को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो गया, 14, और 6 3 9 1 कितना हो गया, 10, तो कितना आ गया, 104। क्या यह संख्या 13 से विभाज्य है, तो 13 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो निश्चित रूप से हम जान पाएंगे कि इसमें भाग जा रही है। क्यों, कितनी बार भाग जाएगी, भाग कर लीजिए, हाँ 8 त्रिक के 24, 8 कम 8 और 2 10, तो कितनी बार गई, 8 बार ना। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो 13 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए और भी बता दूं, हालांकि 14 15 16 17 18 इन सब से विभाजित होने वाली संख्याओं के कुछ ना कुछ अपने रूल होते हैं, बट अबाउट 13, कम से कम 13 तक तो आपको रूल याद ही होने चाहिए। 14 से यदि मैं बात करता हूँ विभाज्यता की, तो 14 से वो संख्या विभाजित होंगी, सपोज करो वो संख्या यदि सम है, सम संख्या ली गई हो और वो सम संख्या 7 से विभाज्य हो, तो संख्या 14 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और यदि हम 15 से बात करें तो जो संख्याएं क्या होती हैं ना, 3 और 5 से विभाजित होंगी, तो किससे विभाजित होंगी, 15 से विभाजित होंगी। ऐसे ही 16 17 ये सब के अपने अपने रूल होते हैं, बट यही क्या है, आपके लिए सफिशियंट है। अब हम कुछ विशेष कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है, या ऐसी संख्या उस 6 के गुणज के रूप में आ जाती है, तो इससे भी संबंधित प्रायः क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको विशेष तौर पर उसको बता दे रहा हूँ। मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि विशेष तौर पर, कुछ विशेष तौर पर, विशेष क्या है कि कभी कभी 3 7 11 13 21 37 देख पा रहे हैं आप, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं
से यदि किसी संख्या में भाग जाती हो तो हम उसको देखकर कैसे पता लगा लेते हैं, उसके 2 रूल्स हैं। जैसे पहला वाला, यदि कोई अंक क्या हो कि उसकी पुनरावृत्ति 6 बार लगातार होती हो। ध्यान दीजिएगा, कोई अंक क्या हो, कोई अंक 6 बार लगातार आया हो। किसी संख्या में कोई संख्या है और एक ही अंक उसमें कितनी बार आया है, 6 बार। कोई अंक 6 बार आया हो, वो भी लगातार, और उससे जो बनने वाली संख्या है, उससे बनने वाली संख्या इन समस्त संख्याओं में से किसी भी एक से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये देखिए, जैसे 3 3 3, तो 3 की पुनरावृत्ति कितनी हो गई है, 6 बार, है ना। या 6 6 6, देख पा रहे हैं ऐसे। या ये भी हो सकता है कि कोई संख्या ही कितनी बार दोहराई गई हो, 6 बार। मतलब किसी संख्या की भी पुनरावृत्ति कितनी बार हो सकती है, 6 बार हो सकती है। जैसे 43 43 43 43 43 43, देख पा रहे हैं आप। या तो कोई अंक 6 बार दोहराया गया हो, मतलब उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, या कोई संख्या हो और उसकी भी पुनरावृत्ति कितनी बार की गई हो, 6 बार। तो डियर फ्रेंड्स, ये समस्त संख्याएं ना इनमें से किसी भी एक से विभाजित हो जाएंगी। जैसे मैं ओनली 3 से बात कर लेता हूं इसकी विभाजिता की। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि समस्त अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो, पूरी संख्या 3 से जाएगी। जैसे 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 3 कितना हो गया, 18। तो 18 3 से विभाजित, निश्चित रूप से संख्या किससे विभाजित होगी, किससे, 3 से। इसकी बात कर लेता हूं मैं। देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 4 कितना हो गया बोलिए, 17, और 3 20 1 21, 21 3 24, 24 4 28, 28 3 कितना हो गया, हाँ बोलिए, 31, 31 4 35, 35 और 3 कितना हो गया, 38, और 38 में 4 जोड़ दी कितना हो गया, बोलिए 42 हो गया कि नहीं हो गया। तो 42 में बताइए 3 से भाग जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो निश्चित रूप से ये कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 3 से विभाज्य इसको होना ही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई संख्या किसी विशेष अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, अथवा कोई संख्या हो उसकी पुनरावृत्ति 6 बार आई हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 7 11 13 21 37 से क्या होगी, डिविजिबल बाय हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरे रूल की बात कर लेता हूं मैं। ये भी हो सकता है कि कोई अंक क्या हो, 6 के गुणज के रूप में आया हो। ध्यान दीजिए, कोई भी अंक क्या हो, 6 के गुणज के रूप में आया हो, और उससे बनने वाली संख्याएं, मतलब 6 के गुणज का मतलब है संख्या, भैया देखिए वो अंक 6 बार आया हो, कै बार, 6 बार, 12 बार, है ना, 18 बार, है 24 बार। मतलब क्या है ना कि विशेष अंक की जो पुनरावृत्ति हो ना 6 बार हो। 6 का गुणज का मतलब यही है ना, 6 बार हो, अथवा वो अंक 12 बार आया हो, चाहे वो 18 बार आया हो, चाहे 24 बार आया हो, अन्य बार आया हो, परंतु वो 6 का क्या हो, गुणज हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से इनमें से किसी भी अंक से विभाजित हो ही जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और तब तक आप अपने यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन की मदद से करते रहेंगे, और हमारे साथ आप बने रहेंगे ताकि आप बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। तो दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।